हे कैसे हैं आप सब। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस देखे थे जिसमें मैंने देखा कि बहुत 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 लो एनर्जी थी यार मेरी। मतलब एक टीचर कैसे ऐसे कर सकता है, बच्चों को बोर कैसे कर सकता है, कैसे झेलते होगे आप सब। मुझे लगता है कि आज एनर्जी के साथ पढ़ाना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमरजीत और मैं शुरू कर चुका हूं अपना लास्ट दिन का और इस फर्स्ट बैच का लास्ट लेक्चर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंग्लिश, जहां हमने एक मॉडल पेपर लगाया था, वो भी 3 दिन में। इसके बाद हमने साइंस पढ़ा था। साइंस हमने कितने दिन लगाया था, हमने 3 दिन 4 दिन लगाया था। 3 दिन हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा था। चौथे दिन हमने सबको सब एक ही में करके रिवाइज कर लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमने पूरे 4 दिन लगाए थे, जिसमें हमने नागरिक शास्त्र पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा और अर्थशास्त्र पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा 2 दिन का होम साइंस। अब हिंदी पढ़ते हुए हम अपने चौथे दिन पर और आखिरी दिन पर आ गए हैं। हमारा ये बैच, ये सुमन बैच अब यही खत्म होता है। इसे पढ़ाने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कहां से, अलंकार से। अलंकार क्या है, अलंकार होता है अलंकार का शाब्दिक मतलब क्या होता है सर। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं सर। सर अर्थालंकार क्या होता है, सर शब्दालंकार क्या होता है, सर ये वे कुछ नहीं याद करना है तुम्हें, सिर्फ 3 चीजें याद करना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। क्यों 3 चीजें याद करना है सर, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार बता दीजिए सर। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता दीजिए सर। उपमा अलंकार के बारे में बताने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम उपमा अलंकार की देखेंगे और फिर उत्प्रेक्षा अलंकार की देखेंगे। बीच में रूपक अलंकार हम थोड़ा सा ब्रेक दे देंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। उपमा अलंकार का मतलब होता है जब किसी की समानता के आधार पर किसी से तुलना की जाती है तो उसे वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सर, जैसे समझ में नहीं आया, ये एक बहुत फेमस उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। ये आप शायद सुने होंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर के पत्ते की तरह किसी का मन डोल रहा है। मतलब ये इसमें समानता के आधार पर किसी की किसी से तुलना की जा रही है। किसकी, पीपल के पत्ते से किसी के मन की तुलना की जा रही है। यहां समानता के आधार पर कि उसी के समान ये हो रहा है, तो यहां उपमा अलंकार होता है। जबकि उत्प्रेक्षा का देख लेते हैं। ये एक लाइन मैंने लिख दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बता दीजिए सर, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से मतलब इसका देख लेते हैं। इसका मतलब होता है जब दिखा मुझे जनाब का चेहरा, जो रात पर हो किसी चांद का पहरा। वाह 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 वाह, क्या शायरी बनी है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब मैंने किसी जनाब का चेहरा देखा तो वो ऐसे चमक रहा था जैसे किसी रात पे किसी चांद का पहरा हुआ हो। ये कल्पना किया जा रहा है और कल्पना के जरिए तुलना किया जा रहा है कि आपका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे वो चांद हो। ठीक है, तो जहां कल्पना आए, जहां पर कोई तुलना की जाए कल्पना के आधार पर, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर कोई तुलना की जाए समानता के आधार पर, वहां उपमा अलंकार होता है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, अभी आएगा, रुकिए। रूपक अलंकार का देख लेते हैं। उसके बाद रूपक अलंकार का बस यही होता है, कोई भी लाइन लिखी हो उसमें एक छोटा सा डैश हो, ऐसे डैश हो, उसे ही रूपक अलंकार कह देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था क्योंकि ये बहुत सरल है। जब कोई लाइन लिखी हो आपको एग्जाम में मिले और वहां योजक चिन्ह आ जाए, योजक चिन्ह का मतलब ये, तो वहां रूपक अलंकार होता है। सर इसका एक बता दीजिए उदाहरण, इसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसका होता है चरण कमल बंदो हरिराई। इसका मैंने लिखा चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है इसमें एक योजक चिन्ह है जो ये बताता है कि ये रूपक अलंकार का है। बस इससे ज्यादा और कुछ मत जानो इसके बारे में। सर ये समझ में आया नहीं आपने जो बताया। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। हमने अभी तक एग्जाम्पल से देखा, अब थोड़ा सा इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है, पहचान देख लेते हैं। उपमा अलंकार की क्या पहचान हो सकती है सर। उपमा अलंकार की पहचान होती है स से सी सरिस समान। मैंने बताया था ना, यहां पर
किसी की तुलना उसकी समानता के आधार पर की जाती है। तो डायलॉग में, लाइन में, पंक्तियों में ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये होगा उपमा अलंकार। सर जब भी आएगा एग्जाम में हमारे और उसमें हम देख लेंगे सास से सी सरिस समान ऐसे शब्द, तो बिल्कुल वहां लिख के आ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, और आगे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की सर? नहीं सर, पहले रूपक अलंकार की। ओके, पहले रूपक अलंकार की देख लेते। रूपक अलंकार में बस यही देखिए आप, योजक चिन्ह बस देख लीजिएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा आप अगर देखेंगे, सीखना चाहेंगे, तो आप गलत करके आएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, योजक चिन्ह का मतलब यही होता है जो बीच में ऐसे डैश लगा रहता है। ठीक है, जब हमें लाइन में ऐसे शब्द मिल जाएं, मनो मानो, जनो जानो या जाओ, जैसे जैसे सर इसका मतलब बता दीजिए। मनो का मतलब मानना, जैसे कोई लाइन कह रहा हो कि वो ऐसा लग रहा है कि मानो ये लग रहा है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, वो ऐसे लग रहा था जैसे ये लग रहा हो, तो जैसे या जानो या मानो कुछ भी हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप क्लिक करके आइएगा। ठीक है, यहाँ योजक, यहाँ मानो मानो, यहाँ सासी सी सरिस समान। आप मुझे लगता है सही से समझ गए हैं। ठीक है, एक बार अगर समझ में ना आए हो तो दोबारा देख लेना, ये लास्ट वाला पोर्शन, यही से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ाने वाले हैं सर? अब हम पढ़ाने वाले हैं रस। रस क्या होता है? रस वही होता है जो हम पीते हैं। कोई हमें रस ना दे तो हम रोने लगते हैं, कोई हमें रस दे देता है और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है तो हमें मजा आ जाता है, कोई रस हमारे मुंह पे फेंक के मारता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई रस बेकार बना होता है, देखने में बेकार लगता है तो हमें, ठीक है, वो रस नहीं होता। यहां पर काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ भावों का प्रयोग किया जाता है। रस का यहां मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कवि हूं, मैं कोई लाइन लिख रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का, उसमें कुछ ऐसे भावों का शब्द जोड़ जोड़ के कुछ ऐसे भाव बनाने की कोशिश करूंगा जिसे पढ़कर या तो आप रो दें, या तो आप हंस दें, या तो आपको गुस्सा आ जाए, या तो आपका खून खौल जाए। ऐसे ही भाव अगर मैं डाल सकता हूं तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने उसमें रस डाल दिया। ठीक है, देखते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। रस बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ दो प्रकार से ये ठीक है, दो प्रकार से पढ़ना है। कौन कौन से सर? हास्य रस और करुण रस। आपको सिर्फ रोना है या फिर हंसना है। सर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास क्यों होता है सर? हंसी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लिखना हास है, याद करने के लिए आप हंसी समझ सकते हैं। ठीक है, वहां लिख के आइएगा हास, अगर लिखना पड़े टिक लगाने के लिए तो हास लिखा जाएगा। करुण रस, करुण रस का होता है शोक। ठीक है, शोक का मतलब होता है दुख, विलाप। ठीक है सर, हास्य रस का आपने मतलब बता दिया, करुण रस का बता दिया, रस का मतलब बता दिया। रस का मतलब बता दिया ना, वो पीने वाला नहीं। रस का मतलब होता है काव्य की सुंदरता जिन भावों से बढ़ाई जाती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाव? बहुत सारे भाव हैं, हास, शोक, और जो भी रस आप पढ़ेंगे, जितने भी रस पढ़ेंगे उसके अपने अपने भाव हैं, अस्थाई भाव हैं। ये इसका हास है, इसका शोक है। ठीक है सर, इसका एक दो एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हास्य का। हास्य का हम देखते हैं, ये मैंने एक लाइन लिखी, मुझे ये लाइन देख के ही मुझे हंसी आती है। कौन याद करेगा? ये शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, वो लड़की वाली लाइन है। ठीक, ये थोड़ा सा पॉपुलर है। ठीक है, सब लोग यही याद करते हैं, थोड़ा सा सरल है, आप आसानी से कनेक्ट कर ले जाएंगे। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, दो बार हंसी की बात हो रही है तो हम वैसे ही लगा देंगे हंसने का। इसका अगर मतलब आप निकाल लेते हैं तो आप तो बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। फिर कुछ शब्द, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिसका मतलब निकालने के बाद ही आप लगा पाएंगे। जैसे 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 मैं बताऊंगा। पहले करुण रस का देख लेते हैं एग्जांपल। करुण रस का एग्जांपल होता है, ये हो गया हाथ का। ठीक है, हम इसको पूंछ बना देते हैं यहां पर, इसका हम यहां लिखेंगे। ठीक है, करुण रस का एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैंने भद्दी सी लाइन लिख दी है, शायद आपको ना दिख रही हो, मुझे दिख रही है क्योंकि मुझे पढ़ाना है, आपको लिखना नहीं है, बस आपको देख लेना है। ठीक है, मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु बबतू है कहाँ? इसमें एक लड़का है जिसका नाम अभिमन्यु है, पता नहीं कौन है, आप जानते होंगे।
वो एक उसके जो परिजन है, उसके जो मम्मी पापा हैं, उसके लिए शोक जता रहे हैं, उसके लिए दुख जता रहे हैं, क्योंकि वो निपट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म रस होगा। अब आप में से कोई स्मार्ट होगा, बहुत स्मार्ट होगा और पूछेगा सर आपने बताया था हंसे हंसे 2 बार आया है, इसलिए हम हास्य पे लगाए थे, यहाँ पर भी तो हर्ष आ रहा है, हर्ष का मतलब आनंद होता है, सर हम हास्य पे क्यों नहीं लगाए? यही तो मैं कहना चाह रहा था कि कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिसमें शब्द तो लिखे रहेंगे पर उसका मतलब डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते, आप तुक्का नहीं लगा सकते जब तक उसका मतलब ना निकाल लें। यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा गया है अभिमन्यु अब तू है कहाँ, यहाँ पर कोई शोक जता रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अभिमन्यु तुम तो हमारे हृदय को हर्षित कर देते थे, खुश कर देते थे, प्रसन्न कर देते थे, अब तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए? ऐसा जब कहते हैं ना गाँव में या फिर कहीं भी रोते हुए कहते हैं कहाँ चले गए अब तुम। ठीक, यहाँ भी वही है, यहाँ भी अभिमन्यु के लिए रोया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सोरठा और रोला। सोरठा रोला लिख लेते हैं। सोरठा रोला ही क्यों सर, बताते हैं। सोरठा रोला ही क्यों, सोरठा रोला ही क्यों नहीं दोहा चौपाई ये सारी चीजें क्यों नहीं? क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ सोरठा रोला आएगा, दोहा चौपाई या किसी भी प्रकार का कोई भी छंद नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ सोरठा रोला के बारे में जानेंगे और बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे। ठीक है, सिर्फ इसकी पहचान जान जाएंगे। क्या क्या पहचान है? पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इसके दोनों में 4 चरण होते हैं। ये तो बड़ा आसान था, जो भी आएगा, अगर हमारे एग्जाम में कुछ भी आ गया सोरठा रोला तो हम लिख देंगे कि इसमें 4 चरण है। अगर ऐसे पूछेगा कि सोरठा में कितने चरण होते हैं तो हम लगा के आ जाएंगे ठीक 4 भी। ठीक है, और सर इसकी पहचान बता दीजिए। सोरठा की जो पहचान होती है वो ये होती है कि इसके पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं फिर उसके बाद चौथे चरण में 13 मात्राएं। सोरठा में होता है प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। ये आप याद कर लेंगे। रोला का थोड़ा सा और आसान है। रोला का क्या है? रोला में 24 मात्राएं होती है सब में। कुछ और एक दो ट्रिक मैं बता देना चाहता हूं। सोरठा में 11 मात्राएं आती हैं तो ये छोटी होगी किससे? रोला से। रोला में कितनी आती है? रोला में तो 24 आती हैं। 24 मतलब 11 से दुगने से भी ज्यादा आती है। मतलब जो पंक्तियां होंगी रोला की वो बड़ी होंगी, लंबी होंगी। किससे? सोरठा की। जब छोटी छोटी पंक्तियां देखिएगा आप तो सोरठा टिक लगा के आइएगा, जब बड़ी बड़ी पंक्तियां देखिएगा तो रोला टिक लगाए के आइए। चलिए देखते हैं और आगे क्या देखना है। आगे हमें समास पढ़ना है। समास हमने पढ़ा होगा कई बार, समास हमने पढ़ा होगा। समास जल्दी पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। समास, ठीक है, समास में कितने समास पढ़ना है? समास में 4 समास पढ़ना है। 4 समास कौन कौन सर? 4 समास कौन कौन सर? पहला समास पढ़ना है हमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और दूसरा में पढ़ना है द्विगु समास, द्विगु समास। एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सब देख लेंगे, जल्दी से देख लेंगे, है ना। तीसरा हमारा है कर्मधारय। चौथा हमारा है बहुब्रीहि। हम एक शॉर्ट फॉर्म अपनाते हैं द्वंद्व समास में, देख लेते हैं भाई बहन, ये भी लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, बहन। द्विगु समास में होता है पंचवटी। कर्मधारय समास में होता है नीलकमल। आप बस ये उदाहरण देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए तो आपका 100 में से 80% तो समझ में आ ही जाएगा। नीलकंठ, ठीक है। जब द्वंद्व समास आएगा तो उसमें आपका एक योजक चिन्ह लगा के 2 शब्दों को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? जैसे भाई और योजक चिन्ह लगा के बहन, ये जब जोड़ा जाए तो द्वंद्व समास है, ठीक है। जब किसी शब्द में पंच आ जाए, त्रि आ जाए, जैसे कोई संख्या आ जाए आगे उसके लग के कोई संख्या बन रही हो तो वहां द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं ताकि आप भूले ना, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कर्मधारय में क्या होता है और बहुब्रीहि में देखिए नीलकमल यहां भी है, नीलकंठ यहां भी है। इसमें कैसे पहचान करें? एक ही टाइप का एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहां नीलकमल है, नीलकमल का मतलब होता है नीला कमल, जबकि नीलकंठ का मतलब होता है नीले कंठ वाला। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ
कि नीलकमल का मैंने मतलब बताया, नीलकमल का मतलब होता है नीला कमल, जबकि यहाँ नीलकंठ में कंठ नीला है, मतलब गला नीला है, और गला किसका नीला होता है? भगवान शंकर का। अच्छा, आप ऐसे जान लीजिए कि जब किसी शब्द में अर्थात करके किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित किया जाए तो वहां बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। और अगर किसी वस्तु की विशेषता बताया जाए, चाहे वो कलर से बताया जाए, चाहे वो वेट से, हाइट से, कुछ भी तरीके से बताया जाए, तो वहां कर्मधारय समास होता है, जहां कर्म की प्रधानता होती है। हाँ, हमने खंड आ में जो सीखने लायक था वो सीख लिया। अब जो रटने लायक है, वैसे रटने लायक तो कुछ चीजें नहीं होती, सारी चीजें सीखी जा सकती है, लेकिन हमारे पास बहुत बहुत कम टाइम बचा है, 1 दिन का टाइम बचा है या फिर 2 दिन का टाइम बचा है, तो कुछ चीजें रट के भी काम चलाई जा सकती हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उसके जानने से पहले एक बात मैं जो आपको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप इसे देखकर ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं याद होगा। आप एक काम करिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मोबाइल अपने कान के पास रख लीजिए। मैं प्यारी प्यारी आवाज में आपके कान में बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। प्यारी प्यारी आवाज में बोलना है, चिल्ला के नहीं है। शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के मानक इतिहासकार थे रामचंद्र शुक्ल। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। चलो चांद पर जयशंकर भारती की रचना है। भारतेंदु युग कब से कब तक? 1868 से 1900 तक। भारत भारती के रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमित्रानंदन की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा। प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। शुक्ल युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? रामचंद्र शुक्ल। द्विवेंद्र युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सेवा सदन और गबन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर। तूफानों के बीच किस प्रकार की विधा है? रिपोर्टाज। केशवदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल। कंकाल और आकाशद्वीप के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। रीतिकाल की समयावधि क्या है? 1643 से 1843। कुरुक्षेत्र के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला के रचनाकार कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। रस मीमांसा किसकी आलोचनाकृत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ठीक है, इस तरह से मैंने जितना मेरे पास क्वेश्चन था वो मैंने कवर करवा दिया, 22-23 क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें याद करके जाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद करके जाएंगे जो आपके पास होंगे। कल मैं आपको एक गाइड की तरह कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम डर को ख़त्म करूँगा। कुछ सवाल होंगे हमारे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पढ़ाने का इरादा कल नहीं है क्योंकि आज ये आखिरी क्लास है, तो ये बैच हमारा इस क्लास के साथ यहीं ख़त्म होता है। फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।